सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं डोली लूना अस्किम परिवार की ओर से आप सबका हिंदी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो बच्चों, हिंदी में हमारा पाठ संख्या 3 चल रहा था, नीम का पेड़, जिसमें हम व्याकरण वाला पाठ कर रहे थे। तो व्याकरण भाग में हमने संज्ञा वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। आज हम करने वाले हैं अनुच्छेद लेखन। क्या करेंगे आज हम? अनुच्छेद लेखन, जो हमारा टॉपिक है व्याकरण का, उसको हम करेंगे। इसमें हम सबसे पहले अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे कि अनुच्छेद कहते किसे हैं, अनुच्छेद जब लिखते हैं तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, और उसके बाद हम अनुच्छेद भी लिखेंगे। तो आज का हमारा अनुच्छेद है मोर विषय पर, यानी हमारा जो नेशनल वर्ड है ना, राष्ट्रीय पक्षी मोर, मोर विषय पर हम अनुच्छेद लिखने वाले हैं। तो बच्चों, अनुच्छेद लिखने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें अनुच्छेद लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद जो होता है उसको लगभग 100 शब्द लिखे जाते हैं। अनुच्छेद लेखन में कितने शब्द होते हैं? 100 शब्द होते हैं, है ना। एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए, यानी कि जब हम अनुच्छेद लिखते हैं तो हमें एक बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। तो कुछ बच्चे ऐसे करते हैं ना कि जब वो कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं तो वो एक ही बात को बार बार वैसे के वैसा लिखते जाते हैं। वैसे तो अनुच्छेद लेखन निबंध के जैसा ही होता है, यानी जैसे हम निबंध लेखन करते हैं तो अनुच्छेद लेखन भी वैसा ही होता है। लेकिन अनुच्छेद लेखन में क्या होता है, 100 शब्द लिखे जाते हैं। 100 शब्द तक ही लिख सकते हैं। और जो हमारा निबंध है उसमें हम कितने शब्दों तक लिख सकते हैं? 200 से 300 से 400 तक शब्द लिख सकते हैं, शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद में हम सिर्फ 100 शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन में क्या क्या अंतर है? तो सबसे पहले निबंध लेखन में क्या होती है? भूमिका होती है, यानी उपसंहार होता है। भूमिका को क्या कहा जाता है? उपसंहार कहा जाता है। अनुच्छेद लेखन में न तो भूमिका होती है ना उपसंहार होता है, सिर्फ हेडिंग्स दी जाती है, यानी जैसे किस विषय पर हम अनुच्छेद लेखन कर रहे हैं उसके बारे में लिखा होता है, यानी उसका नाम सिर्फ हेडिंग लिखी होती है कि ये इस विषय पर हम अनुच्छेद लेखन कर रहे हैं। और अनुच्छेद लेखन करते समय संकेत के बिंदु होते हैं। अनुच्छेद के लेखन में क्या है? संकेत के बिंदु कुछ नहीं होते। अनुच्छेद लेखन में संकेत के बिंदु नहीं होते। किस में होते हैं? निबंध में होते हैं। निबंध में संकेत के बिंदु होते हैं, यानी कि जैसे कि मेरे सपनों का भारत, भूमिका, वर्तमान समय में भारत के बारे में, या इस तरीके के वाक्य होते हैं जो निबंध लेखन में होते हैं। लेकिन अनुच्छेद लेखन में ऐसे वाक्यों का प्रयोग नहीं किया जाता। और अनुच्छेद लेखन में तो क्या होती है? एक ही पक्ष होता है, जबकि निबंध लेखन में क्या होता है? अनेक पक्ष होते हैं, यानी बहुत सारे पक्ष होते हैं। जैसे किसी विषय पर हम अनुच्छेद निबंध लेखन कर रहे हैं तो उसके बारे में लाभ है, हानियां हैं, किस तरीके से प्रयोग में आएगा, ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है जो निबंध लेखन में हम उसको डिटेल से लिख सकते हैं। यानी कि जैसे कि मान लीजिए दीपावली का निबंध लिखना है तो दीपावली में हम क्या क्या करते हैं, कि कौन कब मनाई जाती है, यानी कब मनाई जाती है, और उसमें क्या क्या करते हैं, और किसकी पूजा की जाती है, भूमिका है, उपसंहार है, ये चीज़ें लिखी जाती है किसमें? निबंध में। लेकिन जो अनुच्छेद लेखन है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ उस विषय के बारे में लिखा जाता है। किसके बारे में? विषय से संबंधित बातों को लिखा जाता है। किसमें? हमारे अनुच्छेद लेखन में। लेकिन निबंध लेखन को हम जब करते हैं तो निबंध लेखन में 100 से 300 शब्दों तक लिख सकते हैं, यानी हम बहुत ही बड़ी मात्रा में निबंध को लिख सकते हैं, यानी पूरा उसको डिटेल से लिख सकते हैं। जबकि जो हमारा अनुच्छेद लेखन होता है उसमें हम 100 शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इसी तरीके से ये अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन किया जाता है। तो ये हमने निबंध लेखन और अनुच्छेद लेखन में मैंने ये आपको अंतर इसलिए बताया ताकि आपको अच्छे से पता रहे कि निबंध लेखन करते हैं तो हमें कितने शब्दों का प्रयोग करना होता है और किस तरीके से लिखेंगे, और अनुच्छेद लेखन जब हम करें तो हम उसमें कितने शब्दों का हमें प्रयोग करना होता है और हमें उसको किस तरीके से लिखेंगे। तो कितने शब्द होते हैं, कितने पक्ष होते हैं, उपसंहार होता है या नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अनुच्छेद लेखन में भूमिका, उपसंहार नहीं होता। भूमिका नहीं होती, उपसंहार, भूमिका या उपसंहार नहीं होता, लेकिन एक पक्षी होता है इसके अंदर, और लगभग 100 शब्द लिखे जाते हैं।
तो बच्चों आज हम अनुच्छेद लेखन करने वाले हैं। तो आज का हमारा अनुच्छेद लेखन का विषय रहेगा हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। आओ लिखें राष्ट्रीय पक्षी मोर पर अनुच्छेद। ये अनुच्छेद लिखने से पहले आप ये मोर के वीडियो है जो नेशनल बर्ड है उसकी वीडियो को देखिए और इन्जॉय करिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद मोर। जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, मोर पर अनुच्छेद। ये अनुच्छेद जो है आपने अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है, ठीक है। तो हिंदी की नोटबुक में अच्छी राइटिंग में आप इसे राइट करना और इसके साथ साथ आप इसे याद भी करना है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए लिखते हैं। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर भारत का क्या है? राष्ट्रीय पक्षी। यानी राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है? नेशनल बर्ड, है ना। तो नेशनल बर्ड है कौन? मोर। यह बहुत सुंदर होता है और प्रत्येक व्यक्ति के मन को मोह लेता है। ये कितना सुंदर होता है ये तो हमने वीडियो के माध्यम से देख ही लिया, और वैसे आपने ओरिजिनल भी देखा होगा, है ना। तो रियल में आपने देखा हो। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। कब? 26 जनवरी 1963 को मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। मोर का रंग बहुत सुंदर होता है। इसका कंठ नीला तथा इसके सिर पर कलंगी होती है। मोर का रंग कैसा होता है? बहुत सुंदर होता है। कंठ नीला होता है, इसके सिर पे क्या होती है? एक कलंगी होती है। मोर के पंख बहुत ही सुंदर तथा रंग बिरंगे होते हैं। मोर के पंख कैसे होते हैं? वो सुंदर होते हैं और रंग बिरंगे भी होते हैं। आगे हम लिखेंगे वसंत ऋतु के आने पर तथा वर्षा ऋतु में आकाश में बादलों के छा जाने पर जब यह पक्षी पंख फैलाकर नाचता है तो ऐसा लगता है मानो इसने हीरों से जड़ी हरी पोशाक पहनी हुई हो। इसलिए मोर को पक्षियों का राजा कहा जाता है। तो वसंत ऋतु यानी जब ये जो सीजन चल रहा है ना, ये कौन सा सीजन है? बसंत ऋतु है ना हमारा, बसंत ऋतु। तो बसंत ऋतु में क्या होता है? बसंत ऋतु में यानी वसंत ऋतु तथा वर्षा ऋतु के समय आकाश में बादल छा जाने पर मोर क्या है? पंख फैलाकर क्या करता है? नाचता है। और जब वो नाचता है उसके पंख फैलते हैं तो ऐसा लगता है कि उसके हीरों से जड़ी हरी पोशाक पहन रखी है। यानी उसने क्या कर रखा है? हरे रंग की पोशाकें पहन रखी है जो हीरों से जड़ी हुई है। जब मोर नाचता है तो उसके कुछ पंख टूटकर गिर जाते हैं। तो मोर जब नाचता है तो उसके कुछ पंख क्या है? टूटकर गिर जाते हैं। वर्ष में एक बार अगस्त के महीने में मोर के सभी पंख झड़ जाते हैं और ग्रीष्म काल के आने से पहले सभी पंख फिर से निकल आते हैं। तो यहाँ क्या बताया गया है कि जब मोर नाचता है तो उसके जो पंख है वो निकल जाते हैं, और अगस्त के महीने में मोर के क्या है? सभी पंख निकल जाते हैं, यानी सभी पंख एक बार गिर जाते हैं, और ग्रीष्म काल आने से पहले सभी पंख क्या है? वापस हो जाते, वापस आ जाते हैं, ठीक है। मोर हरे भरे जंगलों व खेतों के पास ही रहता है। मोर कहाँ रहता है? हरे भरे जंगलों के पास रहता है और खेतों के पास में रहता है। मोर का प्रिय भोजन कीट पतंग और अनाज के दाने हैं, यानी वो कीट पतंगे खाता है और
अनाज के दाने खाता है, ये उसका प्रिय भोजन है, यानी उसका पसंदीदा भोजन है। तो छोटे छोटे जो जीव होते हैं ना, उनको वो अपनी चोंच के माध्यम से वो खाता रहता है। नीले रंग के अलावा मोर सफ़ेद व हरे रंग का भी होता है। तो नीले रंग के अलावा मोर किस रंग का होता है? हरे व सफ़ेद रंग का भी होता है। आगे हम लिखेंगे, मोर भगवान कार्तिकेय का वाहन है तथा माता सरस्वती को बहुत प्रिय है। मोर जो पक्षी है वो भगवान कार्तिकेय यानी भगवान विष्णु भगवान शिव के जो पुत्र हैं कार्तिकेय, उनका वाहन है तथा माता सरस्वती को भी बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण अपने मुकुट पर मोर पंख लगाते थे। तो आपने देखा होगा ना कि भगवान कृष्ण के मुकुट पे क्या लगा होता है? मोर पंख लगा होता है। मोर के पंख के पंखे भी बनाए जाते हैं जो कि सजावट के काम आते हैं। तो मोर के पंख से क्या बनाए जाते हैं? पंखे भी बनाए जाते हैं जो हमारे घरों में सजावट के काम आते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा मोर विषय पर निबंध। तो इसे आप अपनी हिंदी की नोटबुक में अच्छे से राइट कर लीजिएगा और इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।